हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव फॉर स्टोरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की ये स्टोरी भेजने वाले का कहना है कि क्या आपने कभी किसी जगह का नाम सुनकर ही दिल में अजीब सी घबराहट महसूस की है? इस्लामाबाद के मारगल्ला हिल्स ट्रेल 5 का नाम शायद आपने भी सुना हो। खूबसूरत पहाड़ी रास्ता जंगलों से घिरा हुआ, जहाँ रोज़ाना लोग वॉक, हाइकिंग और एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। दिन की रोशनी में तो ये जगह जन्नत का टुकड़ा लगती है, मगर रात के वक्त यही जन्नत एक ऐसा मकाम बन जाती है जहाँ से लोग अक्सर डरे सहमे हुए वापस लौटते हैं, और कुछ तो दोबारा वहाँ कदम रखने की हिम्मत ही नहीं करते। मैं खुद भी पहले इन बातों को अफसाना समझता था, मगर जो कुछ मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो मेरा दिल अब भी तेज़ तेज़ धड़क रहा है। ये सर्दियों की एक रात थी। मेरा दोस्त अदनान कहता था कि रात को ट्रेल 5 पर जाना बिल्कुल महफूज है, सब ड्रामे हैं। वो काफ़ी दलेर मिजाज का बंदा था। उसने मुझे चैलेंज दिया कि अगर वाकई तुझे हौसला है तो चल रात को ट्रेल 5 पर चलते हैं, पता लग जाएगा सच और झूठ का। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उसकी ज़िद और अपनी ज़िद्दी तबीयत ने मुझे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। रात के तकरीबन 10:30 बजे हमने गाड़ी इस्लामाबाद के एक कोने पर खड़ी की और टॉर्च लेकर ट्रेल 5 की तरफ बढ़ गए। शुरू के चंद मिनट बिल्कुल आम लगे, ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं परिंदों की आवाज़। लेकिन जैसे जैसे हम उस जंगल के अंदर बढ़ते गए तो उस जंगल का माहौल बदलने लगा। अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा जंगल हमारी मौजूदगी को देख रहा हो। एक मकाम पर अदनान ने मजाकन कहा, यार सोच अगर अभी कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो जाए तो। मैंने ज़ोर से हंसने की कोशिश की, मगर हंसी मेरे हलक में ही अटक गई, क्योंकि ऐन उसी लम्हे हमें बिल्कुल पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। पीछे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी ने ज़मीन और चंद दरख्तों को रोशन किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अदनान ने फ़ौरन कहा, यह तेरा वहम है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने खुद भी कदमों की आवाज़ सुनी थी। हमने बात को हंसी में टालने की कोशिश की और आगे बढ़ गए। जंगल के अंदर तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद हमें एक जगह बोसीदा सा दरख्त नज़र आया। उसके नीचे मिट्टी कुछ यूं धंसी हुई थी जैसे वहाँ पुराने ज़माने में कोई गड़ा खोदा गया हो। अदनान ने कहा, लगता है किसी ने यहाँ आग जलाई थी। लेकिन मैंने गौर किया तो वो गड़ा आग का नहीं लग रहा था, वो कुछ और था। उसकी शक्ल किसी कब्र जैसी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, यार ये कब्र है। अदनान हंस पड़ा, पागल, ये कोई कब्र थोड़ी है, ये जंगल है, यहाँ कोई कब्र कैसे हो सकती है। मगर हमारे दोनों के दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ बैठने लगा। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर पड़ी, जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच रखी हुई थी। अब सवाल ये था कि जंगल के दरमियान रात के वक्त एक कुर्सी आखिर यहाँ आई कैसे। अदनान ने आहिस्ता से कहा, यार ये वाकई अजीब है। हम दोनों ने कुर्सी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही हम उस कुर्सी के करीब पहुंचे तो हमें लगा कि जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने रोशनी उस कुर्सी की तरफ सीधी की तो वो कुर्सी बिल्कुल खाली थी। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अदनान ने मेरी तरफ देखा और कहा, यार लगता है हमें वापस चलना चाहिए, यह मामला ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उससे पहले कि हम वापस पलटते, हमें पीछे से वही कदमों की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस बार वो और ज़्यादा करीब लग रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च पीछे की तरफ की और जो मंजर हमें दिखाई दिया उसने हमारे कदम ज़मीन से जकड़ दिए। हम दोनों पत्थर की तरह जम गए। हमारी टॉर्च की रोशनी दरख्तों के बीच कुछ लम्हों के लिए हल्की सी हरकत को पकड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया वहाँ खड़ा हमें घूर रहा हो। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनी सीधी उस पर डाली तो वो साया दरख्त के पीछे गायब हो गया। अदनान ने फ़ौरन कहा,
یہ کسی جانور کا سایہ ہوگا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے کہا، جانور کبھی ایسے قدموں کی آواز نہیں نکالتے، اور یہ جو ابھی غائب ہوا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم واپس پلٹنے لگے تو پیچھے سے ایک عجیب سی آہٹ آئی، جیسے کوئی زمین پر کسی چیز کو گھسیٹ رہا ہو اور وہ گھسیٹنے والا انسان آہٹ دے رہا ہو۔ عدنان نے جھنجھلا کر آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ کچھ لمحے تو بالکل خاموشی رہی، پھر ہمیں بالکل واضح سنائی دیا کہ کسی عورت کی ہلکی سی ہنسی۔ یہ ہنسی سن کر میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا، حالانکہ سردی کی رات تھی۔ عدنان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ اسی لمحے مجھے ایک پرانی خبر یاد آئی۔ چند ماہ پہلے ایک اخبار میں چھپی تھی کہ ٹریل 5 کے قریب ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ کئی دن پہلے لاپتہ ہوئی تھی اور پھر اچانک وہاں ملی۔ اس وقت کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر آج وہ سب باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی کہ کیا یہ سب اسی کا قصہ تو نہیں۔ ہم دونوں تیزی سے واپس جانے لگے۔ راستے میں وہی کرسی دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اب اس کرسی پر کچھ تھا، ایک لمبا سفید دوپٹہ جو ہوا میں ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے وہ دوپٹہ وہاں ابھی رکھا ہو۔ عدنان نے لرزتی آواز میں کہا، یار یہ کس نے رکھا؟ ہم تو ابھی یہاں سے گزرے تھے اور یہ دوپٹہ تو یہاں نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً بھاگ جاؤ، لیکن ہمارے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ پھر وہ ہوا جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اوپر درختوں میں سے اچانک ایک بھاری آواز گونجی، جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو یا کسی نے لکڑی زور سے مار دی ہو۔ ہم نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ اوپر اندھیرا تھا، لیکن ہلکی سی جھلک میں ہمیں لگا جیسے درخت کی شاخ پر کوئی بیٹھا ہے۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی جانور، کیونکہ اس کا جسم جھکا ہوا اور بال حد سے زیادہ لمبے تھے۔ اس لمحے عدنان نے میرا بازو پکڑا اور تقریباً چیختے ہوئے کہا، ابے دوڑ یہاں سے، بھاگ، نکل یہاں سے۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگے۔ پیچھے سے وہی قدموں کی آواز تیز ہو گئی، جیسے کوئی ہمارے پیچھے لپک رہا ہو۔ ہماری سانس پھولنے لگی، مگر ہم رکے نہیں۔ پھر اچانک سامنے راستے میں روشنی کی ایک لکیر سی نظر آئی، جیسے کوئی ٹارچ لیے ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ ہم سانس پھولے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سامنے جو روشنی ہمیں دکھائی دے رہی تھی، اس نے لمحے بھر کے لیے حوصلہ دیا کہ شاید کوئی اور ہائیکر ہو یا کوئی گارڈ، لیکن جیسے ہی ہم اس روشنی کے قریب پہنچے تو ہمارے قدم ایک دم رک گئے، کیونکہ وہ روشنی کسی ٹارچ کی نہیں تھی۔ وہ ایک لالٹین جیسی مدھم سی روشنی تھی جو خود بخود فضا میں معلق تھی۔ نیچے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی انسان نہیں، بس روشنی ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ عدنان کی آواز کانپ گئی اور اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ ہم پیچھے ہٹے ہی تھے کہ اچانک اس روشنی کے قریب سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ عورت کے سائے جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ بالکل واضح نہیں تھا۔ صرف 2 آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں دکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں پھر وہی ہنسی سنائی دی جو پہلے سنائی دی تھی۔ میں نے عدنان کو کھینچا اور کہا، بھاگ، ورنہ ہم یہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہم جتنا زور لگا سکتے تھے ہم دوڑنے لگے، مگر خوف یہ تھا کہ قدموں کی آواز اب ہمارے پیچھے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ سایہ ہمارے برابر میں دوڑ رہا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نظریں گھمائیں تو صاف دیکھا کہ درختوں کے ساتھ ساتھ وہی لمبے بالوں والی شے ہماری رفتار کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میرا دل بالکل ڈوبنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی دوڑ کے بعد ہم نے آخرکار دور سے سڑک کی روشنی دیکھی۔ یہ منظر ہماری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح سڑک پر جا گرے۔ گاڑیاں گزر رہی تھی، لوگ تھے۔ جیسے ہی عام دنیا کی روشنی اور شور میں قدم رکھا تو وہ سب غائب ہو گیا۔ نہ سایہ، نہ ہنسی، نہ قدموں کی آواز، بس ہم دونوں کے ہمپنے کی آواز رہ گئی۔ اس رات کے بعد عدنان کبھی بھی دوبارہ ٹریل 5 پر نہیں گیا، بلکہ اس نے تو اسلام آباد ہی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، یار وہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں،
वहाँ कुछ ऐसा है जो चाहता है कि लोग रात के वक्त उसकी हुदूद में ना जाए, और मैं आज तक उस रात को भूल नहीं सका। जब भी कोई दोस्त ट्रेल 5 की तारीफ करता है तो मेरे दिल में वो लम्हा जिंदा हो जाता है। वो दुखती आंखें, वो हंसी और वो लालटेन की रोशनी जो हवा में मोलक थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी रात को इस्लामाबाद के मारगला हिल्स के ट्रेल 5 जाने का सोचें तो एक बात याद रखिएगा, वहाँ शायद सिर्फ आप नहीं होंगे, आपके साथ कोई और चीज़ भी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली हॉरर स्टोरी। तो चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी लिपा वैली कश्मीर की है। इस स्टोरी वाले का कहना है कि आप यकीन करें या ना करें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ फितरत की खूबसूरती के साथ साथ एक ऐसा सकूत बसा होता है जो दिल को सहलाता नहीं बल्कि डरा देता है। कश्मीर की वादी लिपा ये वो जगह है जिसे दुनिया जन्नत कहती है। घने सब्ज़ दरख्त, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और चमकता हुआ आसमान। लेकिन इसी हसीन मंजर के बीच कुछ ऐसा भी छुपा है जिसका जिक्र करते हुए मकामी लोग भी हिचकिचाते हैं। मैंने जब पहली बार लिपा वैली जाने का इरादा किया तो दिल में सिर्फ एक सियाहत का शौक़ था। मैं अकेला नहीं था, मेरा एक दोस्त साजिद भी मेरे साथ था। हम दोनों ने सुना था कि वहाँ की रातें बहुत पुरस्कार होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि कहानियों में अक्सर मुबालगा होता है, असल हकीकत देखनी चाहिए। रास्ते भर मकामी ड्राइवर हमें अजीब अजीब बातें बताता रहा। उसने एक जुमला कहा जो मेरे दिमाग में आज भी गूंजता है। उसने कहा, साहब, दिन की लिपा अलग है और रात की लिपा अलग। हम दोनों ने उस पर हंसी उड़ा दी, लेकिन उस ड्राइवर की आंखों में एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जो किसी झूठी कहानी से पैदा नहीं हो सकता था। बहरहाल शाम के वक्त हम एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे। इर्द गिर्द बर्फपोश पहाड़ और वादी का सुकून। लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ तो माहौल में एक अजीब सी घुटन आ गई। यूं लगा जैसे पूरी वादी एकदम खामोश हो गई हो। परिंदे तक चुप, हवा तक रुक सी गई थी। रात तकरीबन 10 बजे हम दोनों गेस्ट हाउस के कमरे में बैठे थे जब बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो हम समझे कि शायद कोई और सियाह होगा, लेकिन गेस्ट हाउस में उस वक्त सिर्फ हम दो थे। साजिद ने हंस कर कहा, यार, लगता है मालिक मकान का कोई नौकर होगा। लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। राहदारी बिल्कुल खाली थी, बरामदा सुनसान। मगर अजीब बात यह थी कि बर्फ़ पर साफ साफ कदमों के निशान थे जो हमारे दरवाजे तक आकर ख़त्म हो गए थे। ये देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। साजिद भी संजीदा हो गया। हमने दरवाज़ा बंद करके दोबारा से कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आवाज़ दोबारा, और फिर हल्की सी दस्तक। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। साजिद ने हिम्मत करके कहा, मैं देखता हूँ कि कौन है। दोस्तों, इस बार जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा साया खड़ा था, जिसका कद लंबा, सरा जमी हुई धुंध में छुपा हुआ, लेकिन आंखों की जगह 2 सुर्ख चमकते नुक्ते नज़र आ रहे थे। साजिद ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और हम दोनों कांपते हुए एक कोने में बैठ गए। बाहर वो साया दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक देता रहा, लेकिन असल खौफ उस वक्त शुरू हुआ जब गेस्ट हाउस के अंदर ही किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। हालांकि हमने कमरा अंदर से बंद कर दिया था। हमारा कमरा तो अंदर से बंद था, लेकिन फर्श पर चलने की आवाज़ें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। कभी खिड़की के पास, कभी पलंग के करीब, जैसे कोई हमारे गिर्द ही चक्कर लगा रहा हो। मैंने साजिद को आहिस्ता से कहा, साजिद, ये मुमकिन ही नहीं। हमारे रूम का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, फिर अंदर कौन चल रहा है? साजिद ने कांपते लहजे में जवाब दिया, शायद हम हमारा वहम सुन रहे हैं हम। लेकिन अगले ही लम्हे खिड़की के शीशे पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा। आवाज़ इतनी करीब थी हाथ मारने की कि हम दोनों उछल पड़े। हमने हिम्मत जमा करके खिड़की की तरफ देखा, और जो मंजर हमारे सामने था वो आज भी हमारे आंखों के सामने है। खिड़की के उस पार वही साया खड़ा था, लेकिन अब धुंध कुछ हटी हुई थी और उसकी शक्ल कुछ वाज़े दिखाई दे रही थी, जिसका कद लंबा,
दुबला पतला जिस्म और चेहरा जैसे जला हुआ हो। आंखों की जगह सुर्ख शोले दिख रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता शीशे पर अपनी उंगलियां फेर रहा था और उसकी उंगली से यूं लग रहा था जैसे शीशे पर काला निशान जल रहा हो। हम दोनों सकते में थे, लेकिन फिर अचानक कमरे की बत्ती झपकी और बुझ गई। अब अंधेरे में हम सिर्फ उसके सांस लेने की आवाज़ सुन सकते थे, भारी खुदरी सांस, जैसे कोई हमारे बीच ही खड़ा हो। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और फ्लैश लाइट की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, लेकिन वो साया खिड़की पर नहीं था। साजिद चीख पड़ा, ये देख यहाँ। तो मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हमारे पलंग के नीचे सिर्फ एक लम्हे के लिए वही दो सुर्ख आंखें चमकी, जैसे वो हमारे कमरे के अंदर आ चुका था। हम दोनों बाहर भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपके। जैसे ही मैंने कुंडी खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा ऐसे हिलने लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से पूरी कुव्वत से उसे धकेल रहा हो। तभी अचानक धक्के की शिद्दत से दरवाज़ा खुल गया और हम अंधेरे बरामदे में निकल पड़े। लेकिन बाहर जो मंजर हमारा इंतज़ार कर रहा था उसने हमारे कदम ज़मीन से जकड़ दिए। बाहर पूरा गेस्ट हाउस बिल्कुल सुनसान था, लेकिन बरामदे के आखिर में एक पुराना आईना लगा हुआ था और उस आईने में हम दोनों अपनी परछाइयाँ नहीं देख रहे थे, बल्कि वहाँ वही जलता हुआ चेहरा, वही सुर्ख आंखें हमें घूर रही थी। साजिद मेरे बाजू को जकड़ कर बोला, ये ख्वाब है, ये असल नहीं हो सकता। लेकिन फिर आईने में वो साया मुस्कुराया और हमने साफ साफ सुना, तुम्हें रात यहाँ नहीं गुजारनी चाहिए थी। आईने में वो जलता हुआ चेहरा हमें घूर रहा था, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। साजिद की सांसें तेज हो रही थी। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा था। फिर अचानक गेस्ट हाउस की ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई वजनी लाश फर्श पर घसीट रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन जीने के करीब पहुंचते ही सारी इमारत कांपने लगी। उस इमारत के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियां धड़ाम धड़ाम बजने लगी। यूं लग रहा था जैसे पूरी इमारत हमें कैद कर रही हो। इसी लम्हे बरामदे की लाइट टमटमाई और दोबारा जल उठी। हमने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो साया, वही सुर्ख आंखों वाला वजूद, बरामदे के ऐन आखिर में खड़ा था। लेकिन अब उसके साथ एक और खौफनाक चीज़ नज़र आ रही थी। उसके पीछे फर्श पर बर्फ़ में डूबी हुई लाशें पड़ी थी और हर लाश के चेहरे पर वही सुर्ख आंखें रोशन थी। हालांकि जब हम इस गेस्ट हाउस में आ रहे थे तब यहाँ बर्फ़ में कोई चीज़ नहीं थी, कोई इस इंसान का या लाश का नामो निशान नहीं था। साजिद ने हिम्मत हार दी। वो चीख कर रोने लगा। मैंने उसका हाथ खींचा और ज़बरदस्ती जीने की तरफ भागा। जैसे ही हमने नीचे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, पुरानी कश्मीरी पोशाक में। उसने हमें सख्ती से पकड़ा और बोला, रुक जाओ, नीचे मत जाओ। हम दोनों बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है? ये साया कौन है? उस बूढ़े की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उसने कहा, ये जगह खून से भरी हुई है। बहुत साल पहले यहाँ एक पूरा काफिला बर्फानी तूफान में मर गया था। उनकी लाशें कभी दफन ना हो सकी। कहा जाता है कि उनकी रूहें अब तक सरगर्दां हैं। जो कोई भी बाहर का आकर यहाँ रात गुजारता है वो इनके दरमियान शामिल हो जाता है। दोस्तों, ये सुनते ही मेरा पूरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। साजिद ने रूहानी आवाज़ में कहा, तो फिर हम यहाँ से कैसे निकलें? वो बूढ़ा हमारे करीब आकर धीमी आवाज़ में बोला, निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हकीकत कबूल करना होगी। अपनी आंखें बंद करो और कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत देखो। अगर तुम लोगों ने पलट कर देखा तो तुम दोनों भी इन लाशों का हिस्सा बन जाओगे। ये बात सुनकर हमने कांपते हुए उसकी बात मानी, आंखें बंद की और हाथ में हाथ डालकर बरामदे से गुजरने लगे। आसपास से सांसों की आवाज़, जंजीरों की घसीटने की आवाज़ें और हल्की हल्की सरगोशियाँ आती रही। हमारा दिल तो चाह रहा था कि आंखें खोल कर देखे, लेकिन हिम्मत नहीं की।
کچھ دیر بعد جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، میں نے آہستہ سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہم گیسٹ ہاؤس کے باہر برف پر کھڑے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، ارد گرد سکوت تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً ساجد کو جھنجھوڑا اور کہا، ہم بچ گئے ساجد، ہم باہر ہیں۔ پھر ہم دونوں نے وہاں سے ٹیکسی بک کی اور کشمیر سے سیدھا اپنے گھر کی طرف نکل آئے۔ تو دوستو، یہ وہ رات تھی جس نے مجھے یہ سکھایا کہ کچھ جگہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، اور لیپا ویلی کی رات ان میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سیکنڈ ہارر سٹوری۔ آپ کو ان دونوں سٹوریز میں سے کون سی سٹوری سب سے زیادہ ڈراؤنی اور خوفناک لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔